ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं हम कोशिका के बारे में। कोशिका को हम सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी के तौर पर देख लेंगे, फिर उसके बाद कोशिका संरचना, आखिर इसकी संरचना कैसी होती है, सेल स्ट्रक्चर ये देख लेंगे, फिर कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल्स की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी के तौर पर, जनरल नॉलेज के तौर पे कुछ फैक्ट हैं उनके बारे में जान लेंगे जो कि कोशिका के बारे में बताते हैं। जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की, ठीक है। जैसे इन्होंने देखा सूक्ष्म दूरदर्शी से, इन्होंने पाया कि दरअसल कोशिका जो है एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जो छोटे छोटे कमरे, उन कमरों में भी अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स टाइप के, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने नाम दिया सेल, कोशिका, जो कि एक लैटिन शब्द है। इसका हिंदी अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की एक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक मतलब कि जैसे किसी चीज़ की आप रचना कर रहे हैं, वो बन रही है। क्रियात्मक मतलब वो फिर एक्टिव हो जाए, क्रिया करने लगे, वर्क करने लगे, ठीक है। तो ऐसी एक इकाई है, यूनिट है। किसकी है? सजीवों के शरीर की कह लीजिए या पूरे जीवन की कह लीजिए। दूसरा यह प्राय क्या है? स्वतः जनन है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की सामर्थ्य रखती है। स्वतः जनन मतलब कि कोशिका क्या है, अपना आप क्या है, जनरेट हो जाती है, अपना आप जनरेट हो जाती है, ऐसा सामर्थ्य रखती है। तीसरी चीज़ कि जीवों के द्वारा किए गए सभी कार्य प्राय कोशिका के द्वारा किए गए कार्य है। मतलब अगर कोई जीव, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये मान के चलें कि वो कार्य कोशिका के द्वारा किया जा रहा है। जैसे अगर आप मान लीजिए अपने फिंगर को मूवमेंट करते हैं तो आप तो माइंड तो कमांड दे रहा है ना, आखिर फिर करा कौन रहा है इसको, इस एक्टिविटीज़ को कौन करा रहा है? तो मान के चलेंगे वो कोशिका के द्वारा ही किया गया एक कार्य और सेल्स के द्वारा ही किया गया है। नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन के द्वारा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नई कोशिका बनेगी तो जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका अलग हो जाएगी, मतलब कोशिकाओं का विभाजन हो जाएगा, तो जो पुरानी कोशिका है उससे क्या है, नई कोशिका बन जाएगी। भाई जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, इनका विभाजन हो गया, अलग हो गई। अब पहले क्या थी, ये पुरानी थी, इससे नई बन गई ना। तो पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का मतलब पुरानी कोशिका के विभाजन से ही नई कोशिका बनती है। जैसे आपने देखा होगा, साधारण से ये समझ लीजिए, अगर कभी कभी आपकी कोई नाइफ से कट लग जाता है, ब्लेड से आपका कहीं कट जाता है, तो आप उसको कभी ध्यान से देखा होगा तो कटा हुए में गैप बन जाती है। आपने देखा होगा हल्के से लगा हो तो उसमें गैप बन जाती है, स्पेस बन जाता है उसमें। अब आप देखोगे उसे धीरे धीरे कुछ दिन में क्या है, और धीरे धीरे फिल हो जाता है खुद ही। तो आखिर ऐसे कैसे हो गया? तो ये सारा खेल है कोशिका का, सेल्स का। एक आपकी फिंगर रही, तब तक एक सेल्स है, आपने उस पर कट लगा दिया, मतलब मान लग गया, खुद से कोई नहीं लगाएगा, आशिक होंगे तो अलग बात है। तो कट लग गया, अलग हो गया, स्पेस बन गया, उसमें कोशिका विभाजन हो गया। अब धीरे धीरे आप देखोगे एक दिन 2 दिन बाद वो खुद ही क्या होगा, पूरा लेवल में आ जाए, जैसे था वैसे हो जाएगा। पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन गई, ठीक। तो इसलिए क्या है कि जब नई कोशिका की उत्पत्ति होती है तो उसमें क्या है, पुरानी कोशिका का विभाजन सम्मिलित है, ठीक। देख लें कि मानव शरीर में सबसे तेज जो है श्वेत जनन कोशिका है,
मतलब मानव शरीर की अगर बात करें, अगर मानव शरीर में किस अंग में सबसे तेज स्वतः जनन होता है कोशिका में, तो वो कौन सा है? लीवर है। अगर लीवर बाय द वे डैमेज हो जाता है, लीवर को काटना भी पड़ेगा, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ऑटो जनरेट आप कह सकते हैं, या स्वतः जनन या स्पोटेनियस जनरेशन रखता है, कि सामर्थ्य रखता है। मतलब खुद ही क्या है? रिकवर हो जाएगा। लीवर को बोला जाता है कि खुद ही क्या होता है? रिकवर भी हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी किसी व्यक्ति का लीवर अगर ख़राब हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, उस स्थिति में बीमार पड़ जाता है व्यक्ति, जॉन्डिस वगैरह ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, डिजीज़ हो जाते हैं, तो डॉक्टर उसको उसके लीवर को मतलब फ़िल्टर करने के लिए ज़्यादा ऐसी मेडिसिन नहीं देते ताकि उसे प्रभाव पड़े। आपको क्या कहते हैं डॉक्टर? एडवाइस देते हैं कि आप जो है परहेज़ कीजिए, मतलब ऑयली चीज़ें ना खाइए, तला बुला ना खाइए, तेज़ मसाले ये ना खाइए, आप सिर्फ और सिर्फ सादा खाना खाइए। जैसे नारियल के लिए बोला जाता है कि नारियल का पानी पीजिए, वो भी फ़ायदा रहेगा, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है कि लीवर को रिकवर होने के लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, आप परहेज़ कर लीजिए, वो खुद ही ऑटो जनरेट मोड में रहता है, वो खुद ही अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो अगर किसी का लीवर काट भी दिया जाए तो पुरानी शेप में आ जाएगा। जिस तरह से आपकी फिंगर पे वो कट लगा था, पुरानी शेप में आ गई थी। ये वर्क कौन कर रहा है? सेल्स कर रही हैं, कोशिका कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है? स्पोटेनियस जनरेशन की सामर्थ्य है, कैपेसिटी है ऐसी स्वतः जनन की। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, ध्यान रखने वाली बात है कि मानव शरीर में पूरा एक मानव मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्वतः जनन रहित होती हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर स्पोटेनियस जनरेशन का प्रोसीजर नहीं होता है। इसलिए आप देखोगे किसी व्यक्ति के अगर मस्तिष्क के अंदर कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उस व्यक्ति का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पुलिस बार बार बोलती है कि आप जो है वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करेंगे। पुलिस ये क्यों नहीं कहती कि आप वाहन चलाते समय पूरा रक्षा कवच लेके आएंगे, लोहे वोहे से पूरा एक कवच बना लेंगे? पता है कि आप, डॉक्टर की गाइडलाइन है कि अगर आपका बाय द वे एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो अगर कोई भी अंग डैमेज हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसको रिकवर कर लिया जाएगा। मतलब कोई भी ऐसे एक मान के चलेंगे, मगर अगर चोट आपके कपाट पे लगी, खोपड़ी में लगी, खोपड़ी आपकी खुल गई, अंदर पूरा इंजरी लग गया, भेजा निकल के बाहर, तो क्या वो पुनः रिकवर हो जाएगा? ठीक हो जाएंगे ऑन द स्पॉट एकदम? हाँ, तीजा 13वीं की तैयारी शुरू कीजिए। ऐसा हाल मुझे, जैसे आप देखोगे कि कोई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि ट्रेन से किसी का पाँव कट गया, पाँव न बल्कि आधा कट गया, आधा कटा हुआ व्यक्ति भी चांसेस ये रहते हैं कि बच जाएगा। मतलब शरीर का आधा हिस्सा कट गया, पूरा नीचे का धड़ मान लीजिए पूरा कट गया, टांगे वांगे दोनों गायब, और फिर भी ये चांस रखते हैं, डॉक्टर बचा भी लेते हैं कि बच जाता है, क्योंकि वहाँ सेल्स जो है स्पोटेनियस जनरेशन में वर्क करने का प्रोसीजर कर देती हैं, है उसके अंदर कैपेसिटी। वो जो भी इंजरी हुई थी, घाव हुए थे, वो धीरे धीरे भर जाते हैं। अब सोच के देखिए, शरीर का आधा हिस्सा कट गया तब भी बचने के चांस है, मगर शरीर का अगर मस्तिष्क में चोट लग गई तो तब बचने के चांस नहीं है। तो इसलिए आपको हेलमेट पहन करके वाहन चलाना है पूरी सेफ्टी से। तो मानव मस्तिष्क की जो कोशिका है वो स्वतः जनन रहित है। क्लियर हो गया? इसका मतलब बेटा अगर खोपड़ी में चोट लगी तो चांसेस हैं नहीं जी, खोपड़ी में अगर चोट लगी तो चांसेस बिल्कुल नहीं है बचने के। तो कुछ ये फैक्ट थे, सामान्य जानकारी के तौर पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब बात कर लेंगे कोशिका संरचना की। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो तेज़ी से कर लीजिए।
जो लोग फ़ोटो खींचना चाह रहे हैं फ़ोटो खींच सकते हैं तुरंत, इसमें समय ना लगाइए। ठीक है, तो सामान्य जानकारी के तौर पे हमने कुछ फैक्ट जान लिए कोशिका के बारे में, सेल्स के बारे में। अब बात कर लेंगे हम कोशिका संरचना के बारे में। तो कोशिका संरचना में हम दोनों की सेल्स को एक साथ पढ़ें। दोनों की सेल्स मतलब एक प्लांट सेल्स और दूसरा एनिमल सेल्स, दोनों को साथ साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, कोशिका संरचना में एक हम पढ़ेंगे पादप कोशिका, मतलब वो प्लांट सेल, और दूसरा पढ़ेंगे हम जंतु कोशिका। जंतु कोशिका मतलब वो एनिमल सेल, जो कि आप हो, जानवर तो हो ही, ठीक है, एनिमल जानवर मतलब आप, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सब एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब जो मूवमेंट कर सके। अब ऐसे मत करना कि कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उदाहरण पहले दे दिए। ठीक, और प्लांट्स में कौन आते हैं? जो ये खड़े हैं, मूवमेंट करें, हिल डुल रहे हैं। ठीक, जैसे पेड़ पौधा चलता थोड़ी ना है, मतलब उसके पाँव थोड़ी ना होते हैं। व्यक्ति, बकरी, भेड़, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में जान लेंगे। ठीक, तो दोनों की एक साथ बना लेंगे, दोनों के डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम से हम डायग्राम को देख करके ही कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तब आसान रहेगा। तो पहले पादप कोशिका की बात कर लेते हैं, प्लांट सेल की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, डायग्राम ठीक से बनाना बेटा। ये जो आउटर एरिया है, जो ब्लैक वाला एरिया मैं बना रहा हूँ, आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रोकथाम नहीं है, बस समझना है हमें। तो जो ब्लैक लाइनें मैंने खींची हैं, तो ये होती हैं सेल वॉल, इसको बोला जाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति या कोशिका की दीवार। जैसे एक कमरा होता है, अभी आपने देखा कि रॉबर्ट ने क्या बोला, इसको छोटा कमरा, सेल्स को क्या बोला, छोटा कमरा। तो हमने वो कमरे की दीवार बना दी। कमरे की दीवार मतलब वो सेल्स वॉल या सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति, तो इसको क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हमारे छोटे कमरे की दीवार बन गई।
डायग्राम ठीक से बनाना। ये जो मैंने ग्रीन वाली लाइनें बनाई हैं, ये जो ग्रीन लाइन है इसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। इसी में क्या है, प्लाज्मा होता है। ये जो ग्रीन में टिक लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लाज्मा। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी, समझे। इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। झिल्ली जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं और जैसे मान लीजिए मार्केट हम जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वो सब्जी वाला आपको जो भी आप सब्जी मांगोगे तो वो एक झिल्ली में रख के देता है, ठीक है। बस ध्यान रखना वो झिल्ली ट्रांसपेरेंट भले ही हो, मगर वो उसमें फ़िल्टर नहीं होता है, ठीक है, उसमें फ़िल्टर नहीं होता है। यहाँ जो ये कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, ये एक छन्नी की तरह होती है, ये चाय छन्नी वगैरह होती है ना, वैसे कपड़ा होता है जिसमें आप फिल्टर कर सकते हैं। तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली इसको बोला जाता है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल की, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। फिर इसी में आप जो है एक कोने पे कहीं बना सकते हैं। इसमें मैंने रेड एरियाज में रेड जो टिक मैंने लगाए हैं, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और इसी में होता है केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका केंद्रक। केंद्रक
न्यूक्लियस इसको बोला जाता है। ठीक, तो ये हमने बनाए पादप कोशिका के स्ट्रक्चर। ठीक इसी तरह से जंतु कोशिका एनिमल सेल को भी बना लेंगे। ठीक, तो इसमें थोड़ा तेजी से बना देंगे, यूं ही। मतलब अब तो ये हमने बना दिया, इसी में मिलान कर लेंगे, बस मिलान करना है। तो कलर से आप लोग अंदाजा लगाना। जो मैं ग्रीन वाला यहाँ था, यहाँ ग्रीन वाला बनाया था, वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर से लिखा? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, तो ये है प्लाज्मा झिल्ली, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये रेड वाला पार्ट क्या शो कर रहा था? कोशिका द्रव्य। ठीक, तो मैं यहीं से कनेक्ट कर दूं इसको, लीजिए कोशिका द्रव्य। और इसी तरह से कुछ इस तरह का पार्ट क्या शो करता है? केंद्रक न्यूक्लियस। ये रहा जी केंद्रक न्यूक्लियस। अब बताइए कुछ अंतर आप कर पा रहे हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में अगर आपसे कोई एक विशिष्ट लक्षण या अंतर पूछे तो आप क्या बताओगे? कोशिका भित्ति। मतलब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का पाया जाना एक विशिष्ट लक्षण है, यही ना? आप देखोगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तो है, मगर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है। क्लियर है भाई? ये डायग्राम तो यही कह रहा ना, इनकी स्ट्रक्चर तो यही कह रही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, मगर जंतु कोशिका व एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। इसका मतलब जंतु एवं पादपों के बीच का सबसे विशिष्ट लक्षण मैं यही लिख रहा हूँ। ठीक है, यही। अब हम थोड़े से इसी डायग्राम से इन दोनों में जो हम कुछ निकाल पा रहे हैं, अंतर जो समझ पा रहे हैं, वही पॉइंट लिखेंगे और आप खुद ही बताएंगे, आसान हो। जैसे आपसे अगर पूछा गया अभी कि इन दोनों में एक विशिष्ट लक्षण बताइए, तो आपने तुरंत बता दिया कि कोशिका भित्ति का पाया जाना पादप कोशिका में एक विशिष्ट लक्षण है। तो वही बात लिखने जा रहे हैं। जंतु एवं पादपों के बीच का, जंतु एवं पादपों के बीच का सबसे विशिष्ट लक्षण, सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? वो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना, यही है।
पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना, ये सबसे विशिष्ट लक्षण है। अच्छा देखिए, अब दोनों में अंतर समझ लीजिए। हमने एक शब्द लिखा है कोशिका भित्ति और दूसरा शब्द लिखा है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली तो जंतु कोशिका में है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में है और पादप में तो है ही। इसका मतलब ये है कि कोशिका झिल्ली, जैसे आप बाज़ार गए, बाज़ार से आप सब्ज़ी खरीद के लेके आए, अगर आपने एक निश्चित मात्रा तक सब्ज़ी खरीदी, मतलब कम सब्जियाँ खरीदी, तो आपने एक ही झिल्ली से काम चला लिया। अगर आपने सब्जियाँ ज़्यादा खरीद ली और आपकी झिल्ली फटने की कंडीशन में है, तो आपने उससे बोला कि भाई इसको डबल कर दे, ठीक है, आप इसको डबल कर दीजिए। अब वो डबल हो जाएगी तो दोहरी झिल्ली हो जाती है, और वही दोहरी झिल्ली होती है कोशिका भित्ति, वही होती है कोशिका भित्ति। कहने का मतलब ये है कि कम आकार के लिए सिर्फ और सिर्फ वो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादा आकार के लिए वो कोशिका भित्ति की। जैसे जंतु एनिमल की अगर बात करें तो सामान्यतः, हाथी की बात नहीं कर रहे हैं हम, सामान्यतः सभी के शरीर में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, क्योंकि सबके शरीर हल्के होते हैं, ठीक है, एक आध अब बात की बात छोड़ देंगे। प्लांट्स की अगर बात करें तो आप प्लांट देखो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि जो जंतु होते हैं वो अपनी बॉडी को किसी न किसी तरह से कवर कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या है, अपनी बॉडी को कपड़ों से कवर कर लेते हैं, ठीक है, और जानवर हैं वो अपने हेयर से, भेड़ है वो अपने ऊन से कवर कर लेती हैं। मगर पेड़ जो किससे कवर करेंगे, पेड़ वो छाल से कवर करते हैं, और छाल में भी क्या है, पेड़ को जब कभी आपने देखा होगा काटते हुए, तो पेड़ में क्या है, एक मोटी छाल ऊपर होती है और एक अंदर लेयर होती है, ठीक है। तो जो मोटी छाल है वो कोशिका भित्ति है, और जो अंदर लेयर है वो कोशिका झिल्ली है, समझे आप। देखो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति के खाल की तो, चमड़ी की तो कोई काम में नहीं आने वाली होती, जूता भी नहीं बनेगा, बहुत पतली होती है, बहुत क्या होती है, पतली होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो पादप कोशिकाएं हैं उसमें आवश्यकता पड़ती है, पाई जाती हैं वो कोशिका भित्ति। जंतुओं में ऐसा नहीं है। कारण आपको पता चल गया क्यों नहीं पाई जाती हैं, क्यों नहीं पाई जाती हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक हमने ये लिख लिया था विशिष्ट लक्षण इन दोनों का क्या है, तो ये क्लियर हो गया। ये आपने दोनों की संरचना को एक साथ पढ़ लिया, डायग्राम बन गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसी डायग्राम के बिहाफ पर हम इनको, भाई हमने देखा है कोशिका संरचना है, कोशिका के भाग फिर जो ये हमने लिखे हैं इनको बस अलग अलग करके लिख देना है। कोशिका के भाग में हम कोशिका अंग को ही पढ़ेंगे, और जैसे बाहर कौन है, अंदर कौन है, बीच में कौन है, इस तरह से इसको हम अलग अलग करके देख लेंगे ताकि और आसान हो जाए समझने के लिए। तो सबसे पहले सामान्य जानकारी के तौर पे हमने कोशिका के कुछ फैक्ट जाने, फिर उसके बाद में कोशिका संरचना के बारे में जान लिया। कोशिका संरचना भी हमने दोनों के एक साथ पढ़ लिया, वो प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। दोनों के डायग्रामों से हमने ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि भाई देखिए जंतु एवं पादप कोशिकाओं के बीच में एक विशिष्ट लक्षण है, वो क्या है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का पाया जाना। क्लियर हो गया इतना, ठीक। अब बात कर लेंगे कोशिका के भाग के बारे में। तो ये साफ कर दूं, जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
ये तो बन ही गया होगा। तो अभी आप बताओगे खुद से, जो अभी हमने संरचना बनाई है उसमें जो अंग हैं वही क्या हो जाएंगे, हमारे कोशिका के भाग हो जाएंगे। ठीक है, बस उसको अलग अलग करके हमें लिख देना है, कौन सा कहाँ है, कौन सा क्या है। कोशिका के भाग, ठीक है। तो कोशिका के भाग में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोशिका की संरचना में आप देखोगे तो बाह्य आवरण के बारे में देख लेंगे। किसके बारे में? बाह्य आवरण, जो आउटर पार्ट है किसका, कोशिका का, उसके बारे में। फिर थोड़ा कोशिका के अंदर जाएंगे तो कोशिका द्रव्य, दूसरा वो कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ही हम कोशिकांग के बारे में बात कर लेंगे। इसको इंग्लिश में लिख लो, साइटोप्लाज्म। इसी में हम पढ़ेंगे कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, कोशिकांग के बारे में। और एक भाग कर लेते हैं जो था केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो बाह्य आवरण में, आउटर पार्ट में आपने देखा क्या क्या थे, वो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। हाँ, भित्ति नहीं बोलेंगे उसको, प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे या कोशिका झिल्ली। एक क्या था वो, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोला था, सेल वॉल। और दूसरा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई आप बाज़ार से एक सब्ज़ी खरीद के लेके आए थे, आपको अगर आपने कम सब्ज़ी खरीदी थी तो वो उससे काम चला लिया था आपने, वो प्लाज्मा झिल्ली से, मतलब एक ही सिंगल झिल्ली थी से काम चला लिया था। और आपने जो सब्ज़ी ज़्यादा खरीदी, सामान ज़्यादा हो गया तो आपको ज़रूरत पड़ी फिर वो डबल झिल्ली की, जिसको यहाँ पे हाँ कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो ये क्या है, दोनों ही बाह्य आवरण हैं, दोनों ही उस वस्तु की सुरक्षा करने के लिए बाह्य आवरण का काम करते हैं। हाँ, ये भी जान लीजिए कि आखिर इसके कार्य क्या होते हैं, कोशिका के कार्य साथ साथ देख लेंगे इसमें। भाई ये झिल्ली है तो इसमें तभी याद आ गया, तो ये साथ ही साथ पढ़ रहे हैं कार्य। तो कार्य में आप देख लेंगे कि जो कोशिका के अंदर या कोशिका के अंदर नाजुक अंगों की सुरक्षा करना। हाँ, नाजुक अंग किसके, कोशिका के। ये कोशिका भित्ति की बात बता रहा हूँ, ठीक है।
ये कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली की बात बता रहा हूँ। कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या हैं, यहाँ से आप पूरा लाइन इधर ही कर लीजिए, कभी फिर आप कन्फ्यूजन में हो जाओ। ठीक है, इन दोनों के कार्य बता रहा हूँ। ठीक, ये कनेक्ट कर दो, जैसे हो गया भी कनेक्ट। ठीक है, हाँ आप यहाँ लिख दीजिए, मैं यहाँ लिखना नहीं चाह रहा था, अलग से याद आ गया तो आप लोगों को बता दिया। तो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या हैं कि जो कोशिका के अंदर के नाजुक अंग है, अंदर के नाजुक अंग है, जैसे कि केंद्रक आपने पढ़ा था हाँ, इस तरह जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, लवक आएगा, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाएंगे। तो ये नाजुक अंगों की सुरक्षा करना, इनको सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा करने से अच्छा तो सुरक्षा प्रदान करना लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। सुरक्षा प्रदान करना ये सही रहेगा, सुरक्षा प्रदान करना। ये किसके कार्य हैं? कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली के। भाई ये कवर्ड रहते हैं ना, नाम से ही आप समझ लेंगे, झिल्ली की बात हो रही है, कवर हो गई है। ठीक, तो ये क्या है? बाह्य आवरण। बाह्य आवरण में वो कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका द्रव्य में हम कोशिका अंग को पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं भाई कोशिका अंग की बात कर रहे हैं तो भाई कोशिका के तो ये भी अंग है कि नहीं? कोशिका के ये भी तो अंग हैं, झिल्लियाँ ये भी तो अंग हैं। भाई अगर पेड़ की छाल है तो क्या वो पेड़ का हिस्सा नहीं है? आपके हाथ हैं तो क्या वो आपका अंग नहीं है? अंग है आपका। ठीक है, तो ये भी तो अंग है, कोशिका की ये भी अंग है। तो कोशिका अंग में एक तरफ हम पढ़ लेंगे दोहरी झिल्ली, और मैंने बताया था अभी दोहरी झिल्ली मतलब क्या है? वो कोशिका भित्ति जैसे है नहीं। अब अंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो कोशिका भित्ति के अंदर होंगे अंग, वो किस में होंगे? दोहरी झिल्ली में होंगे। ठीक है, जो कोशिका भित्ति के अंदर अंग होंगे वो दोहरी झिल्ली में होंगे। जैसे आप सब्जी खरीदने गए, सिंगल में आपने सिंगल झिल्ली में सब्जियां रखी, आपको लगा कि ये डबल करने की आवश्यकता है, आपने डबल कर ली। ठीक है, डबल झिल्ली हो गई, वो कोशिका भित्ति हो गई। अब उसके अंदर जो भी सामान है, उसके अंदर जो भी सामान है, तो मान लीजिए वो पार्ट है, अंग है, उसके अंग है कि नहीं? कोशिका भित्ति के अंग, इसका मतलब वो दोहरी झिल्ली भी है। ठीक है, दूसरा देख लेंगे हम इसी तरह से। दोहरी झिल्ली आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन। और फिर एकल झिल्ली, एकल झिल्ली, सिंगल मेम्ब्रेन, ये है डबल मेम्ब्रेन। अब देख लेंगे दोहरी झिल्ली में कौन कौन से अंग होते हैं, कोशिका अंग कौन कौन से होते हैं। तो डबल झिल्ली में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। और दूसरा होते हैं लवक, लवक, प्लास्टिड, प्लास्टिड, लवक। ये अंग होते हैं दोहरी
झिल्ली के। ये अंग होते हैं दोहरी झिल्ली के। दोहरी झिल्ली मतलब वो कवर्ड बाय किसके? सेल वॉल। किसके द्वारा कवर्ड है वो? सेल वॉल के। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक या प्लास्टिड वो किसके झिल्ली के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं? कोशिका में कौन से हिस्से के अंदर होते हैं ये पूछ ले। हाँ, शेल वॉल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब एकल झिल्ली की बात कर लें, सिंगल मेम्ब्रेन की बात कर लें, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक अंग है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं, हिंदी में अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंग्रेजी में फिर भी आसान होता है, हिंदी में तो नाम भूल जाते हैं, ज़बान तोतलाने लगती है। आप लोग अंग्रेजी में लिख देंगे और देवनागरी में लिख देंगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER, ये अंग है किसका? एकल झिल्ली का। और दूसरा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय बोलते हैं जिसको। दूसरा गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। इसी में यही लिख दे रहे हैं, लाइसोसोम या लाइजोसोम, लाइजोसोम। लाइजोसोम तो एकल झिल्ली में जो अंग हैं कोशिका के, उनमें एक तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, दूसरा गोल्जी बॉडी है और तीसरा लाइजोसोम। और भी होते हैं जैसे राइबोसोम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होते हैं, मैंने बता रहे हैं। तो ये सब किस में है? एकल झिल्ली में। एकल झिल्ली में अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कोशिका के कौन से आवरण में पाए जाते हैं, होते हैं, तो कौन से आवरण में आ जाएंगे? प्लाज्मा झिल्ली में आ जाएंगे ना, प्लाज्मा में आ जाएंगे। सिंगल में आ रहे हैं ना, सिंगल झिल्ली में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके अगर स्थान ढूंढेंगे, भाई कोशिका, रॉबर्ट हुक ने बताया एक कमरा है, छोटा कमरा, ठीक है, उस छोटे कमरे के अंदर आपने देखा एक कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के अंदर जो अंग है दोहरी झिल्ली के अंदर, मतलब वो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा प्लास्टिड है, सूत्रकणिका और लवक है। और फिर सिंगल झिल्ली आ जाती है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसके अंदर जो, या इसको एकल झिल्ली बोलेंगे, इसके अंदर जो अंग है वो एंट्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, दूसरा गोल्जी बॉडी या गोल्जी निकाय या लाइबोसोम्स है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ, लाइजोसोम, लाइजोसोम। हाँ हाँ, इसी के नीचे, इसी के नीचे, तीसरी के नीचे लिख देंगे। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। तो हमने देखा कोशिका के बारे जी, क्या? हाँ, अभी तो बताया। एनिमल सेल में आपने देखा कि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ आपने शुरुआत की थी, वो क्या था? प्लाज्मा झिल्ली से। ठीक है, क्या? कोशिका झिल्ली से। एनिमल सेल में
सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्लियर है? तो इसलिए जो एकल झिल्ली में जितने भी ये अंग हैं ये आप कह सकते हैं ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो हाँ जंतु कोशिका। ठीक है, ये सेल्स की बात हो रही है, सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। तो हमने कोशिका में देखा, सबसे पहले कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी, कुछ फैक्ट जान लिए। फिर कोशिका संरचना के बारे में देख लिया, स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, और फिर उसी स्ट्रक्चर से हमने कोशिका के पार्ट देख लिए, पार्ट्स ऑफ सेल, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके देख लिया जो इसके पार्ट होते हैं। तो क्लियर हो गया? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर देखते हैं।